वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग सॉलिड्स चैप्टर में। बेसिक्स आपने देख लिए है ना कि तीन तरह के हमारे डिफॉर्मेशन होते हैं, अलोंग द लेंथ, इन वॉल्यूम एंड शिफ्टिंग ऑफ लेयर्स। ठीक है, तो जो हमारा अलोंग द लेंथ, कोई बॉडी कितना एक्सटेंड करेगी, कितना स्ट्रेस डेवलप होगी, वो सब हम लोग निकालते थे किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक बार रिकैपिचुलेट कर देता हूँ मैं पॉइंट्स को। तो यंग्स मॉडुलस हमारा क्या होता था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। लिक्विड्स में मैंने बताया था कि अगर आप लिक्विड्स में प्रेशर अप्लाई करते हो है ना, तो उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होती है और उसको हम वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू द प्रेशर। तो बल्क मॉडुलस जो होता है वो डेल्टा पी, दिस इज स्ट्रेस, एंड अपॉन स्ट्रेन विच इज डेल्टा वी बाई वी। यहाँ पे एक माइनस लगाते हैं, जैसे बल्क मॉडुलस। जिसका रिवर्स आता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये होता है शेयर स्ट्रेस है ना अपॉन शेयर स्ट्रेन, इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल। ठीक है, ये आपको मैंने बेसिक फॉर्मूले बताए थे। अब हमारी कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी वायर को स्ट्रेच किया जाए है ना, तो उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और देखिए, जब कभी भी आप किसी मटेरियल को कहीं पे यूज़ करते हो ना भाई, एक तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आप किसी मशीन को ऑब्जर्व करें, आप साइकिल ले लीजिए, सिंपल सी मशीन हो गई, ठीक है, साइकिल हो गई, बाइक हो गई, तो आप देखोगे बाइक में जो मटेरियल लगा होता है वो हर जगह डिफरेंट होता है। ठीक है, आप कभी उसके रिम के मटेरियल को देखेंगे तो डिफरेंट उसका बना होगा। ठीक है, आप उसका हैंडल देखेंगे उसमें डिफरेंट मटेरियल लगा होगा। ठीक है, आप उसका इंजन देखेंगे तो इंजन में डिफरेंट मटेरियल लगा होता है। तो हर मटेरियल की अपनी एक अलग अलग यूटिलिटी होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे है ना, तो स्ट्रेस अप्लाई करने पे वो कैसे एक्सपेंड करेगा, कहाँ पे ब्रेक होगा और कितना एक्सटेंड करेगा। ठीक है, देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, समझ लो कि आपके स्कूल में तो आना ही आना है, और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो वाई एक्सिस पे रखते हैं यहाँ पे स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे रखते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन और वाई एक्सिस पे हमारा क्या है? स्ट्रेस। ठीक है, अभी ग्राफ बनता कैसे है देखते हैं। कैसे बनाते हैं इस ग्राफ को? क्या करते हैं, कोई भी मेटल है उसका अगर मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाना है तो मैं इसका थिन वायर बनाऊंगा पहले। ठीक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन जो भी है, मैं उसका थिन वायर बनाऊंगा और उस थिन वायर को मैं हैंग कर दूंगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या रखूँगा? यहाँ पे रखूँगा मैं स्केल, जैसे स्केल, इसका वर्टिकल बिल्कुल साथ पे खड़ा कर दूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं हुक लगाऊंगा ऐसे। ठीक है, और उस मतलब इससे उस हुक होगा और हुक से आई कैन अटैच, यहाँ पे मैं डिफरेंट तरह के वेट को अटैच कर सकता हूँ। 1 kg अप्लाई करूँगा, फिर 2, फिर 3, ऐसे मैं वेट को बढ़ाता जाऊँगा और मैं उसके लॉन्गेशन को रीड करता रहूँगा। ठीक है, यहाँ पे स्केल होगी तो मुझे स्केल से दिख जाएगा कि कितना लोड अप्लाई करने पे कितना लॉन्गेशन हुआ है, और मुझे वायर की ओरिजिनल लेंथ पता होगी, मुझे वायर का ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता होगा। दो चीज़ें मैं पहले मेजर करके रख लूँगा कि भाई इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ये दो बातें, और जो वेट लगाऊंगा वो भी मुझे पता होंगे, 1 kg 2 kg 3 kg, ऐसे धीरे धीरे मैं वेट बढ़ाता चला जाऊँगा। वेट बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे एक्सटेंशन आएगा और मैं स्केल की हेल्प से देखता रहूँगा कि कितना बार एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, अब ये सबका ग्राफ अलग अलग होता है हर मटेरियल का, है ना, ऐसा नहीं कि सबका ग्राफ सेम बनेगा, हर मटेरियल का ग्राफ डिफरेंट होता है। और मैंने बोला उसी के हिसाब से उसको हम चूज़ करते हैं कि कहाँ पे उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको यहाँ से इस ग्राफ से। तो पहले समझ में आएगा कि अगर मैं लोड को बढ़ा दूँ, ठीक है, लोड को बढ़ाऊँगा उसमें एक्सटेंशन होगा, और जब मैं उसकी टेबल बनाऊँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रेस। स्ट्रेस समझ गए ना आप? जितना लोड अप्लाई करोगे वो आपको पता होगा
उसको आप वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दोगे, तो दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस, ठीक है। और जितना इलोंगेशन आएगा वो हमें पता होगा, और उस इलोंगेशन को जब मैं वायर की लेंथ से डिवाइड मारूंगा स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, तो आई विल गेट अ स्ट्रेन, ठीक है। फिर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, स्ट्रेस स्ट्रेन लिखूंगा, लोड बढ़ाता जाऊंगा, तो मुझे ग्राफ पता चलेगा कि भाई ग्राफ तो बिल्कुल सीधा जा रहा है, स्ट्रेट, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा ग्राफ, ठीक है। और अगर मैं लोड हटाऊंगा, अगर मैं लोड हटाता हूं तो लोड को हटाने पे मुझे पता चलेगा अगर साइड लोड हटा दिया ना तो वायर दोबारा अपनी लेंथ में चला गया वहीं जहां से आया था, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होगा, सबको पता है यार कि ये तो कोई बात सबको पता है, जब वायर पे बहुत फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो पहले वो पूरा क्या होता है, खिंचता है, वापस चला जाता है। बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दो तो परमानेंटली खिंच जाता है, और बहुत ही ज़्यादा कर दोगे, एक्सीड कर दो तो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इनिशियली व्हेन फोर्स इज स्मॉल, आई मीन व्हेन वेट इज स्मॉल, देन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सीधे बढ़ती रहेगी अप टू पॉइंट ए, एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ, and if forces are removed, I mean if weights are removed, then this wire regains its original shape। तो इस लाइन को लिख लीजिए कि between OA लिखिए आप कॉपी में, stress is directly proportional to strain, and if weight is removed, wire acquires its original length, ठीक है। ये उसकी ओरिजिनल लेंथ को क्या करेगा, एक्वायर कर लेगा, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ठीक है, अप टू ए। फिर क्या होता है पता है, ए के बाद थोड़ा अगर और लोड बढ़ाएंगे तो पता चलेगा यार कि थोड़ा पंगा हो गया। पंगा ये हो गया कि नाउ स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ग्राफ विल बी लाइक दिस, हल्का सा ऐसे घूम जाएगा ग्राफ, बट स्टिल इलास्टिसिटी इज मेंटेन्ड, ओके। इलास्टिसिटी इज मेंटेन्ड अप टू दिस पॉइंट। इलास्टिसिटी इज मेंटेन्ड मीन्स इफ स्टिल यू रिमूव दिस वेट्स इट विल regain its original position, but stress is not directly proportional to strain, and up to point A stress is directly proportional to strain, ठीक है। तो इस रीजन में क्या होता है, between OA, in OA stress is directly proportional to strain, and basically it follows Hooke's law। मैंने आपको बताया था Hooke's law लास्ट टाइम पे, तो जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस this, and stress is directly proportional to strain, it follows Hooke's law, ये Hooke's law होता है, and point A is called proportionality limit। what is point A? this is proportional limit, मतलब velocity is maintained यहाँ तक, लेकिन proportional रहेगा, ठीक है। and from A to B में क्या हो रहा है, between A to B elasticity is maintained, इलास्टिसिटी इज मेंटेन, नोट करिए आप कॉपी में, बट स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अब बी की बात पता क्या होता है, इलास्टिसिटी मेंटेन की, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल था, यहाँ से ए से बी में भी इलास्टिसिटी मेंटेन्ड है, ठीक है। लेकिन भैया आपको मैंने बताया था कि सारी कहानी मॉलिक्यूलर फोर्सेस की होती है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फोर्सेस में मैंने बोला था कि अगर आप बाहर से बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। और एक बार अगर बॉन्ड्स ब्रेक कर गए, दूर मॉलिक्यूल्स हो गए, तो फिर उनका वापस आना मुश्किल हो जाता है, कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है, आपको याद होगा, है ना। कम फोर्स अप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल्स वापस अपनी पोजीशन को स्टोर कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स होगा तो बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे, फिर वो अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं करेंगे, और यहीं से शुरू होता है प्लास्टिक बिहेवियर, समझे। तो जब बॉडी में प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब होता है कि बॉडी विल नॉट रिगेन इट्स शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। आप सबको पता है जब हम बॉडी को बहुत ज़्यादा खींचते हैं तो वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करती है। आई मीन मेटल्स भी जो है प्लास्टिक की तरह बिहेव करते हैं। मेटल्स को बहुत ज़्यादा खींच दो, है ना, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके, तो मेटल वापस अपने शेप में नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक बिहेवियर। और प्लास्टिक बिहेवियर का रीज़न क्या होता है कि आपने फोर्स अप्लाई करके बॉन्ड्स को तोड़ दिया है और मॉलिक्यूल्स दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ए था हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट, और बी से फिर क्या होता है, अब शुरू हो जाता है आपका प्लास्टिक बिहेवियर। मतलब अब अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो वायर अपनी शेप में वापस नहीं आएगा। ग्राफ नॉट फिक्स्ड, हर बुक में डिफरेंट दिया होता है, हर जगह डिफरेंट होता है, इनफैक्ट होता ही सबका डिफरेंट है। एल्यूमिनियम का कुछ और बनेगा, कॉपर का कुछ और बनेगा, रबर का कुछ और बनेगा, स्टील का कुछ और बनेगा, सबका डिफरेंट बनता है, ठीक है। बट मोर लेस इट विल बी लाइक दिस ब्रॉडली, ठीक है। तो दिस इज प्रोपोर्शनल लिमिट। अब बी को होता क्या बोलते हैं, फ्रॉम पॉइंट बी, पता क्या हुआ,
Point B is elastic limit. What is point B? Here point B is elastic limit. कि भाई यहाँ से फिर ये जो है ये शुरू हो गया प्लास्टिक बिहेवियर, इसको होता है इलास्टिक लिमिट. एंड ऑल्सो पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट. यील्ड का मतलब होता है यील्ड का मीनिंग होता है कुछ छोड़ देना, सरेंडर कर देना, सरेंडरिंग समथिंग. ठीक है, तो भाई इलास्टिक बिहेवियर तक जो अप टू पॉइंट बी था, ठीक है, दिस रीजन इलास्टिक. और बी के बाद क्या हुआ कि इसने अपना इलास्टिक बिहेवियर छोड़ दिया एंड नाउ इट्स प्लास्टिक. प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपने शेप को रिगेन नहीं करता है. ठीक है, तो पॉइंट बी को हम यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं. पूछ लेता है व्हाट इज यील्ड पॉइंट. तो इट इज अ पॉइंट अप टू विच ए बॉडी बिहेव्स एज इलास्टिक मटेरियल. नोट करना, इट इज अ पॉइंट अप टू विच it is a point on the stress strain curve up to which a body behaves as elastic material, and beyond this point object behaves like plastic object. ठीक है, तो यहां से हमारा B से कौन सा बिहेवियर शुरू हो गया, प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो गया. दिस इज यील्ड पॉइंट एंड ऑल्सो इलास्टिक लिमिट. अब क्या होगा, अब थोड़ा सा जब आपको स्ट्रेन को बढ़ाते हो तो फिर आपकी स्ट्रेस बढ़ रही है. ठीक है, और अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, यहां तक आपकी स्ट्रेस बढ़ती है और दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस. देखो इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो सकती, पता है. दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस. ये पॉइंट अगला इंपॉर्टेंट है. ये जो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस आ सकती है, दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस. ठीक है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस आ चुकी है. ठीक है, अभी अगर मैं वायर को और खींचना है, ठीक है, तो पता क्या होगा, वायर बड़े आराम से फ्लो करता हुआ खींच जाएगा. इसके बाद बियॉन्ड अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, वायर अपने आप खींचता रहता है. अगर आप लोड नहीं भी अप्लाई करोगे तो भी वायर अपने आप खींचता चला उसी लोड पे, ऑन द सेम लोड. इवन इफ यू डिक्रीज लोड, अगर आप लोड को डिक्रीज भी कर लेंगे ना तब भी वायर खींचता चला जाएगा, क्योंकि आपने उसके बॉन्ड्स तोड़ दिए. समझे, वायर बॉन्ड्स अब टूट के अलग हो गए बहुत दूर, फिर उनको आप खींचोगे तो आराम से खींचता चला जाएगा, रप्चर हो जाएगा उसके बीच में. ठीक है, तो दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेस. और उसके बाद मतलब वायर में थिनिंग शुरू हो जाती है. पता है, जब वायर को बहुत ज़्यादा खींचते हो ना तो थिनिंग स्टार्ट्स. जैसे ये वायर ऐसे था ना, तो खींच ले, देन ऐसे वायर खींचने लगता है ऐसे. एंड अगर ये वायर ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा. एंड समवेयर ए नेक इज फॉर्म्ड. तो वायर बीच में थिन होने लगता है. टूटने से पहले वायर पतला होता थोड़ा सा. ठीक है, तो जब आप अल्टीमेट स्ट्रेस लगा देते हो ना, मैक्सिमम जितना खींचना था, फिर बॉन्ड्स और तोड़ दिए, उसके बाद फिर वायर टूटने की कंडीशन में जा रहा है, तो नाउ इट्स थिनिंग. तो दिस इज कॉल्ड नेक फॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड नेक फॉर्मेशन. नेक फॉर्मेशन का मतलब हो गया थिनिंग ऑफ वायर. इट स्टार्ट्स थिनिंग. और फिर क्या होता है, देन इट ब्रेक्स. नाउ कम्स फ्रैक्चर पॉइंट. ठीक है, तो एक बार आपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ को क्रॉस कर गए ना, अगर आप एक बार अल्टीमेट स्ट्रेंथ को क्रॉस कर गए तो अब वायर उतने उससे कम फोर्स पे टूटेगा. समझे, मतलब टूट तो बेसिकली यहीं पे गई था एक तरह से, अपने सारे बॉन्ड्स तो बस वो अलग नहीं हुआ था, तो उससे कम फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए. ठीक है, तो दिस इज फ्रैक्चर पॉइंट. दिस इज फ्रैक्चर पॉइंट. ठीक है, और ये ग्राफ हर मेटल का डिफरेंट होता है, सबका यंग्स मॉडल्स अलग होता है. इसका जो स्लोप आएगा, इसका स्लोप क्या देगा आपको, tan थीटा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. तो ये नोट कर लेना, दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेस, द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द वायर, एंड देन इट कम्स ए फ्रैक्चर पॉइंट. ठीक है, ये ग्राफ आपके स्कूल में आता है, तो आपको क्या कर लिखना है, प्रोपोर्शनल लिमिट लिख देना है कि अप टू दिस पॉइंट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, इलास्टिसिटी इज मेंटेन फ्रॉम A to B. B is yield point or also called elastic limit. Up to this point elasticity is maintained but stress is not directly proportional to strain, and beyond point P this behavior is plastic. Plastic behavior starts. ठीक है, then we obtain point of ultimate stress and then we obtain fracture point. ठीक है, neck formation don't use this point. ठीक है, इसको आप छोड़ दो, जैसे मैंने आपको बता दिया कि neck is formed. ठीक है, इसको आप मत लिखना neck formation. Don't write neck formation. You can write thinning of wire. ठीक है, तो फ्रैक्चर पॉइंट आएगा. ठीक है, ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है. अब देखो भाई, अगर ये मटेरियल
ब्रिटल होता है डक्टाइल। डक्टाइल तो आपको पता है क्या होता है, क्यों? डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल मीन्स जिस वायर को आप क्या कर सकते हैं, जिसको आप वायर्स बना सकते हैं, जिस मटेरियल के, है ना, थिनिंग करके, खींच खींच के आप वायर बना दो, दैट इज कॉल्ड डक्टाइल। ठीक है, एंड वी हैव ब्रिटल। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल्स। ठीक है, एंड इलास्टोमर्स। तो चलो पहले ब्रिटल और डक्टाइल देखते हैं इसके ग्राफ के बेसिस पे। ब्रिटल क्या होता है? ग्लास, जो आपके घर में ग्लास नहीं होता है वो ब्रिटल होता है, और जो आपके उसमें वायर होता है एल्यूमिनियम का, है ना, वो डक्टाइल होता है। कॉपर वगैरह डक्टाइल होते हैं, थोड़े से खींच जाते हैं। जो च्युइंगम होता है ना, डक्टाइल, खींचता चला जाता है। ठीक है, ब्रिटल एंड डक्टाइल। बहुत ये पूछता है आपसे, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि ब्रिटल और डक्टाइल में क्या होता है। पहले देखो, स्ट्रेस डायरेक्टिव प्रोसेस स्ट्रेन लगभग सब में होता है। ऐसे जब ग्राफ जाएगा, ठीक है, देन ये ऐसे जाके ये, मतलब जो डक्टाइल होगा, डक्टाइल में दिस रीजन इज लॉन्ग, मतलब बिफोर ब्रेकिंग ऑफ वायर, बिफोर ब्रेकिंग, दिस इज फ्रैक्चर पॉइंट एंड दिस इज इलास्टिक लिमिट। ठीक है, दिस इज इलास्टिक लिमिट। तो जहाँ पे इलास्टिक लिमिट खत्म होती है उसकी, ठीक है, वहाँ से लेके फ्रैक्चर पॉइंट एक अच्छी खासी डिस्टेंस होती है। मतलब कहने मतलब है कि वो पहले वायर खिंचता रहेगा, खिंचता रहेगा, खिंचता रहेगा, काफ़ी टाइम के बाद टूटेगा। तो दिस इज डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब ये होता है जिस वायर में प्लास्टिक बिहेवियर ज़्यादा हो। जब प्लास्टिक बिहेवियर ज़्यादा होगा तभी वो वायर खींचेगा, तभी हम उसको वायर बना पाएंगे, मतलब किसी चीज़ को, तभी हम उसको पुल कर पाएंगे जिसमें प्लास्टिक बिहेवियर ज़्यादा हो, उसकी थिनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज फ्रैक्चर पॉइंट। दिस रीजन शुड बी लॉन्ग इन ब्रिटल मटेरियल्स, नॉट इन डक्टाइल मटेरियल्स। और अगर मटेरियल ब्रिटल है तो आप समझ लोगे ब्रिटल क्या होता है, खिंचता पिसता नहीं है। ग्लास गिरता है, कभी खिंचते देखा है उसको, क्या होता है? छनाक टूट जाता है, जैसे गिरेगा। ठीक है, नो एक्सपेंशन, इट विल ब्रेक। तो कहने का मतलब है कि जैसे आपका इलास्टिक वाला पॉइंट खत्म होगा, यू इमीडिएटली ऑब्टेन अ ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो एक्सटेंड नहीं होते हैं, है ना, तुरंत टूट जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ब्रिटल। और जो ज़्यादा खिंचते हैं टूटने से पहले, दे आर डक्टाइल। तो ग्लास इज ब्रिटल एंड एल्यूमिनियम कॉपर दे आर डक्टाइल। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ये पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट? इलास्टिक लिमिट खत्म होती, उसके तुरंत बाद आपको ब्रेकिंग पॉइंट मिल जाएगा। इसमें प्लास्टिक रीजन ना के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ब्रिटल मटेरियल होता है। ये आपसे पूछ लेता है, किससे ग्राफ बना के बता दिए डक्टाइल ब्रिटल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और एक और डिफरेंट तरह के मटेरियल्स होते हैं, बेसिकली रबर्स जो होती है ना, रबर जो है आपका, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर जो रबर है बेसिकली ना, रबर बिल्कुल मेटल की तरह बिहेव नहीं करती है, थोड़ा डिफरेंट तरह से बिहेव करती है, हालांकि उसमें इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, इलास्टोमर्स। तो इलास्टोमर्स क्या है? दे आर इलास्टिक इन नेचर बट दे डू नॉट फॉलो हुक्स लॉ इन विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको ये फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, बट दे हैव इलास्टिक बिहेवियर, उनमें इलास्टिसिटी होती है। तो अगर ग्राफ बनाएंगे आप, तो इट बी लाइक दिस, नॉट स्ट्रेट, हियर स्ट्रेस एंड हियर वी हैव स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नोट करना, इलास्टोमर्स आर दोज मटेरियल्स which have elasticity but they do not follow Hooke's law, which means if forces are removed they regain their shape. इलास्टिक का मतलब है कि फोर्सेस को रिमूव करोगे तो अपने शेप को रिगेन कर लेंगे, बट इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रबर इज बेसिकली इलास्टोमर। रबर और बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं, है ना, दे आर इलास्टोमर्स। तो इसमें समझ लीजिए आप, स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ हो गया। ठीक है, और ब्रिटल, इलास्टोमर्स और डक्टाइल में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आए, कॉम्पिटिशन में तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पे पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, एक जस्ट पॉइंट रह गया था, स्ट्रेस स्ट्रेन मैंने बताया था हालांकि आपको कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होता है ना, ये ऐसे, इसमें जो tan थीटा होता है, दिस tan थीटा अप टू इलास्टिक लिमिट, tan थीटा, दिस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन
tan थीटा इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन एंड विच इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। ठीक है, मतलब बेसिकली बोले तो स्लोप होता है, वो स्लोप हमको क्या देता है, वो हमको देता है यंग्स मॉडुलस।